ये कोई नॉवल, कहानी या ड्रामा नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख पर मुश्तमिल सच्ची दास्तान। खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले एक कबायली तुर्क गाजी उस्मान अव्वल के वालिद तुर्क ओगोज की सबसे बहादुर कबीले और शाह कायक के सरदार अर्तुगरल गाजी की दास्तान है। उन्हें आम तौर पर गाजी के लक़ब से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अर्तुगरल गाजी के 5 सीजन्स की मुकम्मल कहानी के बारे में बताएंगे और आपको बताया जाएगा कि पहले सीजन से लेकर 5वें सीजन तक कहानी, प्लॉट, किरदार, मुकालमा और प्रोडक्शन किस तरह से जानदार तरीके से सरअंजाम दी गई है। आप एक दफा ये ड्रामा शुरू करेंगे तो फिर इसे पूरा किए बगैर दम नहीं लेंगे। लेकिन वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, लेकिन वो इस पूरी दास्तान के बारे में जानना चाहते हैं और मालूम करना चाहते हैं कि इन 5 सीजन्स में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं और किस तरह से वाकयात की तरतीब रखी गई है, वो ये वीडियो आखिर तक देखें। अभी तक इसके 5 सीजन गुजरे हैं और हर सीजन में 70 से ऊपर अक़सात हैं। उर्दू डबिंग या उर्दू सबटाइटल्स के एतबार से इसका पहला सीजन एक हिरन के शिकार से शुरू होता है जो भागते भागते अर्तुगरल को एक गज़्ज़ाल आंखों वाली लड़की के पास ले जाता है और ये मुलाकात चरवाहों के कबीले के सरदार के बेटे और खुद कबीले की जिंदगी बदल देती है, क्योंकि ये बच्ची सल्जोक खानदान की शहजादी होती है जिसके पीछे सलीबी लगे होते हैं। फिर जल्द ही ये अयूबियों की पसंद बन जाती है। यूं अर्तुगरल को एक साथ ही कबीले, सलीबियों और अयूबियों की मुखालिफत मोल लेना पड़ जाती है और तब ही इसका इम्तिहान और तरबियत शुरू हो जाती है और तब ही कुछ तकवीनी कुव्वतें उसके हमरा होकर उसे खैर के एक नुमाइंदे के तौर पर देखने, संभालने, तरबियत करने और हिम्मत दिलाने लग जाती हैं। अर्तुगरल पहले कबीले के साजिशों पर काबू पाता है, अयूबियों को राम करता है और हसन बिन सबा की तरस पर खूनी कार्रवाइयां करके सलीबियों के सरों पर उनके कले को ढा देता है। तुर्क बहादुर सरदार सुलेमान शाह के यहाँ 1191 ईस्वी में पैदा होने वाले अर्तुगरल गाजी, जिसके खिलाफत की बुनियाद पर तकरीबन 600 साल तक तुर्कों की तलवारों ने उम्मते मुसलमा का दिफा किया। अहम और बुनियादी किरदार हजरत इब्नुल अरबी और सफ़ेद दाढ़ी वालों सल्जोकी सल्तनत के बुजुर्ग आलिम लोगों का था, जिनका मकसद पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ निज़ाम इलाही का क़याम और निफाज था। इस सीरीज में दिखाया गया है कि किस तरह से अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम किया गया, जिन्होंने जिहाद के लिए तुर्क औस खानदान के 12 कबीले से ईमानदार और बहादुर सरदारों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बना दिया था। अर्तुगरल गाजी जो नौजवानी में ही वहशी मंगोलों के खिलाफ लड़ रहा था, जबकि असल शुरुआत सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान को सलीबियों के चुंगल से आज़ाद कराकर बाकायदा मैदान जंग में उतरने से होती है, जिसके बाद उनके वालिद सरदार शाह सलमान ने उन्हें हलब के अयूबी सल्तनत के अमीर अब्दुल अजीज के पास एलची बनाकर भेजा, जो सलीबियों के हाथों यरगमाल बन चुका था और उनसे सलीबियों को रोकने के बदले कबीले को आबाद करने के लिए जमीन का मुतालबा किया। अर्तुगरल गाजी जमीन लेने और हलब में सलीबियों का गेम प्लान बिगाड़ने में कामयाब हो चुका था। उसके बाद सलीबी करे अमानोस में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थी। अपने वालिद सरदार शाह सलमान की सरबराही में उसे चढ़ाई करके फतह किया और शैतान उस्ताद पतरोचो को कत्ल किया। भागने में कामयाब होने वाला सलीबी कमांडर तिथोस भी कत्ल किया गया। सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी, जिसको सलीबियों से आजाद कर लाया था, उससे शादी हो गई। वालिद सलमान शाह की वफात के बाद हलब सफ़ेद दाढ़ी वालों की ख्वाहिशों के मुताबिक मंगोलों की यलगार ज़दा इलाके की तरफ हिजरत की और अपने भाइयों गंदोदो, संगोर ताकीन से मिलकर सल्जोकी सल्तनत के गद्दार अमीर सादुद्दीन कोपैक की तमाम साजिशों के बावजूद अर्तुगरल गाजी ने मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह उक्ताई खान का राइट हैंड था। उक्ताई खान चंगेज खान का बेटा था और उस उक्ताई का बेटा हलाकू खान था जिसने बगदाद रोंदा था। उसके बाद अर्तुगरल गाजी ने एक बार फिर सफेद दाढ़ी वालों की रजा पर मगरबी बजंतीनी सरहद पर हिजरत का इरादा किया, मगर उनके भाइयों ने इनकार कर दिया। इस सूरत में इंतहाई महदूद वसाइल और बहुत कम मगर भरोसेमंद साथियों और लोगों के साथ हिजरत की, जिनमें सबसे अहम उनके 3 बेहतरीन जंगजुओं तुर्गत, बामसे और दोवान शामिल थे, जो बचपन में जंगल से अर्तुगरल कबीले लेकर आया था और उनकी परवरिश उनके वालिदैन ने अपने बच्चों के साथ की थी। जब वैशी मंगोलों ने उनके वालिदैन और कबीले को कत्ल किया था, ये अर्तुगरल के भाइयों से बढ़कर थे।
ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک اور سپاہیوں میں عبد الرحمن، سامسا، دومرول، مالک شاہ، کنگوت قابل ذکر تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ ہائمہ اماں، چھوٹا بھائی دوندار اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان، شیرخوار بیٹا گندوز شامل تھا، اور حلیمہ سلطان کا بھائی شہیر شامل تھا، جن کو راستے میں امیر سعد الدین کوپیک نے شہید کیا۔ مغربی سرحد پر کئی سال غربت اور تنگ دستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود ہانلی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوش تھے۔ اس طرح سے کہانی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کیے۔ امیر سعد الدین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں اور ان کی فتوحات کو سست ضرور کر دیا، مگر روک نہیں سکے۔ روم کے شہنشاہ اور پاپائے روم کی ملکیت میں موجود کا راجہ اسار، کلیسا کے گورنر اور غدار امیر سعد الدین نے ارطغرل کو زیر کرنے کا آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا، مگر ارطغرل غازی نے پہلے گورنر کو قتل کیا، پھر کاراجہ اسار کلیسا کو فتح کیا اور کلیسا کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر سعد الدین کی غداریوں کے خلاف سلطان علاء الدین کے حضور پیش کر دیا۔ سعد الدین سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ گئے، مگر گورنر کو وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائی، جس سے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل کا ساتھی بن گیا۔ کافی اہم کامیابیاں حاصل کی اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ دوسری طرف امیر سعد الدین نے سلطان علاء الدین کو زہر دے کر قتل کیا اور ان کی وصیت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے کلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور شہزادے خسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لیے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ارطغرل غازی پر سلطان علاء الدین کے قتل کا الزام لگا دیا گیا اور ان کو قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل بھی کر لیا گیا تھا۔ مگر یہاں پر آتے ہیں ابن العربی۔ ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کی بے گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروایا، مگر اس سے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر صلیبیوں سے ساز باز کی۔ مگر سلطان کا بیٹا اور موجودہ سلطان امیر سعد الدین اور اپنی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا، اور اس کو یہ بھی پتا چلا تھا کہ اب مجھے قتل کر کے سعد الدین خود سلطان بننا چاہتا ہے۔ اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور سعد الدین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جس کو ارطغرل غازی نے ترگت اپنے بھائی سنگورتگین کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سعد الدین کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، اس سے پہلے مختلف قبیلے کے بہت سے غداروں کو جہنم واصل کر چکا تھا۔ سردار اعلیٰ کا مقام دوبارہ حاصل کیا۔ حلیمہ سلطان سے 3 بیٹے گندوز، سافجا اور عثمان اول پیدا ہوئے۔ سلجوقی سلطنت اور ریاست منگولوں کے نرغے میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ کہانی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس صورت میں امن معاہدے کے لیے سلطان نے ارطغرل کو ایلچی بنا کر چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اوکتائے خان کے پاس بھیجا۔ اوکتائے خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بننے کی پیشکش کرتا ہے اور 2 سال امن معاہدہ بھی قائم کرتا ہے۔ اس کے بعد مرحوم سلطان علاء الدین کے فرمان کے مطابق انہوں نے بازنطینی سرحد پر موجود خوبصورت علاقے سوت جانے کا ارادہ کیا، جو سلطان نے ان کی بہادری کے اعتراف میں بطور ہدیہ ان کو دیا تھا۔ وہاں پر باوجود معاہدے کو ان کے بدستور صلیبی شہنشاہ کی سازشوں کا سامنا تھا، اور دوسری طرف ویشی منگولوں نے ایک بار پھر سوت کا رخ کر لیا تھا۔ سوت میں ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولوں دونوں کو شکست دی اور اسلامی سلطنت عادلانہ منصفانہ طور پر قائم کی، اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا اور اس کے لیے جدوجہد شروع کی، جو ان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی گئی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بنی۔ تمام تر خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان اول بنا، جس کے نام پر سلطنت عثمانیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھا، جس نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ یہ خلافت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔
इस अजीम खिलाफत की सरहदें मगरिब में आबनाए जब्राल्टर, मशरिक में बहीरा कज़वीन और खलीज फारिस और शिमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों स्लोवाकिया और क्रीमिया, मौजूदा यूक्रेन से जुनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक मालदोवा, ट्रांसल्वेनिया और विलाचिया के बाजगुजार इलाकों के अलावा इसके 29 सूबे थे। सवाल ये पैदा होता है कि इस दास्तान में ऐसा क्या है कि तमाम तर दुनिया मजबूर हो रही है इसको देखने के लिए। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ड्रामे को देखने के बाद पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया गया और प्रोपेगेंडे के जवाब में रजब तैयब उर्दगान ने फकत एक जुमला कहा कि जब तक शेर खुद अपनी तारीख नहीं लिखेंगे तब तक शिकारी ही हीरो बने रहेंगे। बात करते हैं दूसरे सीजन की शुरुआत की। दूसरे सीजन की शुरुआत होती है जब अर्तुगरुल गाजी का खाना बदोश कबीला अनातोलिया हिजरत करते वक्त मंगोलों के हत्थे चढ़ जाता है और खुद अर्तुगरुल और उसकी बीवी कबीले से बाहर घोड़ों को पानी पिलाते हुए मंगोलों के सामने आ जाते हैं। अर्तुगरुल बीवी को भागने का कहता है और खुद मुकाबला करने लग जाता है, मगर मंगोल जो अपने सरदार से उसके जिंदा पकड़े जाने का हुक्म लेकर आए होते हैं उसको जिंदा ही पकड़ ले जाते हैं और यूं अर्तुगरुल को तकालीफ और अजाबों के जान गुसल सिलसिले से गुजरना पड़ता है। इस सीजन में पहली 10 अक़साद भरपूर हैं। उसके बाद कबायली चपकलशों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है जो 25 अक़साद तक चला जाता है। 35 से आगे फिर अर्तुगरुल कबीले से जुड़ जाता है और मंगोलों के साथ तवील तरीन झड़पों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मंगोलों का सरबराह नोयान है जो चंगेज खान का करीबी और मोतमद साथी रहा है। अर्तुगरुल को बिलाखिर इशारा मिल जाता है कि वो अपना कबीला बाज़ंतीनी रियासत की सरहद पर ले जाए, मगर उसके भाई उसका इनकार करते हैं। ताहम अर्तुगरुल अपनी हिट का पक्का होता है, सो वो अपने इत्माद की एक जमात के साथ रवाना हो जाता है। रास्ते में झड़पों के एक सिलसिले के बाद बिलाखिर वो महफूज हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे सीजन की। तीसरा सीजन तब शुरू होता है जब अर्तुगरुल और उसका कबीला अपने मकाम पर पहुंचकर 2-3 साल गुजार चुका होता है। वो सख्त तंगी और उसरत का शिकार होता है, मगर अर्तुगरुल और उसके जांबाज आहिस्ता आहिस्ता हानली बाजार पर कब्जा कर लेते हैं। यूं उनकी मुआशी हालत तो मजबूत हो जाती है, मगर एक बार फिर उसके ईसाई हरीफों और हलीफ कबीले की गद्दारी के मसाइल छिड़ जाते हैं। ये सीजन बड़ी झड़पों का एक शाहकार है। पहले 2 सीजन्स में चंद मौके छोड़कर बाकी जगहों पर अर्तुगरुल के अपने 3 जांबाज ही साथ होते हैं, लेकिन अब जब अर्तुगरुल कबीले का सरदार बन चुका है तो बहुत से नए काबिल जंगजू भी सामने आ जाते हैं। ताहम अर्तुगरुल की अपने जाबाजों के साथ मिलकर जो लड़ाई का एक खास अंदाज होता था कि अदर अल्लाह, अलही अल्लाह और हक अल्लाह के नारों में जब वो मैदान में कूदते हैं तो बीमार जिस्म में भी बिजली पैदा हो जाती है। वो मंजर वाकई बेमिसाल होता है। अर्तुगरुल के 3 खुसूसी जांबाज होते हैं, उनमें से एक कुल्हाड़ी इस्तेमाल करता है, दूसरा दोनों हाथों में तलवार और तीसरा ढाल और तलवार, जबकि अर्तुगरुल बाएं हाथ से तलवार और दाएं हाथ में साथ ही खंजर इस्तेमाल करता है। चौथे सीजन में अर्तुगरुल का राजा हिसार पर भी कब्जा कर लेता है और सलीबियों की भी गर्दन मोड़ देता है और सोगत की तरफ मराजियत भी कर जाता है। यहीं इस सीजन का इख्तिताम होता है। अर्तुगरुल का किरदार एक बहुत मजबूत, ईमान, आला अखलाक और बहादुरी का हामिल एक ऐसा नौजवान है जिसका दिल जिहाद की मोहब्बत से लबरेज है, शहादत जिसकी मंजिल है और कबीले की रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ जिसका फरीजा है। ऐसा किरदार कि जो भी दिल में ठान लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। उसकी बीवी हलीमा का किरदार भी एक बेहतरीन मस्बत और मिसाली किरदार है। मोहब्बत, हिल्म और बुर्दबारी का शाहकार जो हमारी माँ बहनों को एक बेहतरीन रास्ता दिखा सकता है। उसकी माँ हाइमा का किरदार शायद सबसे ज्यादा मुअस्सर है। उस खातून ने जिस तरह अपने किरदार में डूबकर इसको अदा किया है वो बेमिसाल है। अगर बात अदाकारी की हो तो सिर्फ मुस्बत ही नहीं, मनफी किरदारों ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर इस सीजन को जिंदाए जावेद बना दिया है। इस सीरीज में सबसे अहम रुख तुर्कों का वो जज्बा है कि वो किस तरह उस्मानियों की सल्तनत को आलम के लिए रहमत बनाकर पेश कर रहे हैं। जुल्म, ज़्यादती और जबर के माहौल में कुदरत की तरफ से बार बार इशारात का इजहार कि बस अब इस सल्तनत का ज़हूर होने ही वाला है जो इस जबर और ज़्यादती के तूफान को लगाम डाल देगी। इसके लिए उन्होंने इब्न अरबी उंदलसी के नाम से कुतुब का किरदार तख्लीक किया है जो तकवीनी उमूर और इशारात की वजह से अर्तुगरुल के हर मुश्किल में रूहानी तौर पर मददगार रहता है और तंगी के वक्त में उसके काम आता है। तुर्क इस्लाम और जिहाद को कौमी असबियत के साथ बहाली उरूज का जो ख्वाब देख रहे हैं, दरअसल अर्तुगरुल इसका एक मुजस्सम सबूत है। ये उनके माजी से ज्यादा उनके मुस्तकबिल का प्रोग्राम लगता है।
अल्लाह उनके नेक इरादों में उनको कामयाबी नसीब फरमाए। वीडियो के आखिर में एक बात शामिल करते हुए आपसे पूछना चाहेंगे कि टाइम मशीन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसका तस्वुर आइंस्टाइन ने पेश किया था। उस पर काफी रिसर्च हुई और हनूज जारी है। उसका मकसद ये है कि इंसान माजी में जा सके और मुस्तकबिल भी देख सके, जो एक तरह से नामुमकिन है। मतलब ये है कि इस टाइम मशीन को बनाने में तुर्की काफी हद तक दिरलीस और तुगरल ड्रामे की सूरत में कामयाब हुआ है। इस सीरीज ने हमें एक हकीकी टाइम मशीन की तरह 1200 सदी ईस्वी की सैर कराई है। हमने देखा कि 800 साल पहले मुसलमान जिंदगी कैसे गुजारते थे। हमने देखा कि कबाइल किस तरह रिवायात की कदर करते थे। हमने देखा कि उस वक्त खेमों की कितनी अजीब फजा थी। हमने मुजाहिद देखे, हमने शोहदा देखे, हमने अर्तुगरल देखा, तुर्गत, बामसी और रोशान देखे, जो हमने सुना भी नहीं था उससे आशना हुए। हमने प्यार और वफा देखा। हमने हाइमा आना और सुलेमान शाह का रोल देखा कि किस तरह इंसाफ और बच्चों की परवरिश की। हमने उस जमाने की शादियां और दावतें देखी। हमने चंगेज खान के जुल्म देखे जब तक सिर्फ सुनते आ रहे थे। हमने हलाकू खान और बरखा खान देखे। हमने इब्नुल अरबी और सफेद दाढ़ी वाले देखे। हमने मुसलमानों की जंगी महारतें, जाल बिछाना और जाल तोड़ना देखे। हमने खतूत के जरिए पैगामात भेजना देखे। हमने वो जमाना देख लिया जिस जमाने में मोबाइल फोन और दीगर नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमने सरदारों का जमाना देखा। हमने सुल्तान देखे। ये होती है असल टाइम मशीन, जो चंद ही सातों में ताबनाक माजी की सैर कराए और फिर वापस लाकर उस पर सोचने पर मजबूर करते। इस दास्तान को तुर्क प्रोड्यूसर मोहम्मद बोजदाग ने एक सीरीज में एक ड्रामे की शक्ल दी है, जो सच्ची दास्तान पर मुश्तमिल है। देखते वक्त आपको ऐसा मालूम होगा कि शायद मैं उसी सदी, उसी कबाइल, पहाड़ों, जंगलों, सादा मगर ईमानदार, मुखलिस, निडर, बहादुर, इंसाफ पसंद और अल्लाह पर तवक्कल करने वाले लोगों के दरमियान जी रहा हूँ। अल्लाह अकबर के नारे पर बुलंद उनकी तलवारों और घोड़ों की हिहराहट की आवाजें और सबसे बढ़कर उनकी कबायली तुर्क रिवायात, जिनकी बदौलत तमाम कबाइल जोड़े रहें, ये सब कुछ आपको दिरलीस और तुगरल में देखने को मिलेगा। इस सीरीज ने मशहूर अंग्रेजी सीरीज, नॉवल और नॉवल निगारों को और दुनिया को दिखाया है कि तुर्क कौम कल भी बहादुर और अजीम थी और आज भी झूठी कहानियों, फुहाशी और उरियानी के बगैर भी ड्रामे और सीजन बन सकते हैं। आप झूठी कहानियों, फुहाशी और उरियानी पर मबनी फिल्मों के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हो, तो हम अपने हीरोज की सच्ची दास्तानों के जरिए उनके दिलों में जिहाद और निजाम इलाही के कयाम का जज्बा पैदा करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम ने दिरलीस और तुगरल को सॉफ्ट एटम बम और नौजवानों को जिहाद और शिद्दत पसंदी की तरफ तरगीब करार दिया है और 80 से ज्यादा जुबानों में तर्जुमा करके करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में लोग देख चुके हैं। तैयब उर्दगान की स्पेशल ताकीद पर बनने वाली सीरीज को मुस्लिम दुनिया के कई रहनुमा कदर की निगाह से देखते हैं, जिनमें चेचनिया के सदर रमजान कदीरोव सरे फहरिस्त हैं। अगर इस सीरीज की बात की जाए तो इस सीरीज से ये सबक हासिल होता है कि जब मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके निजाम इलाही और इंसाफ व अदल के लिए अखलास के साथ तलवार बुलंद करता है, तो चाहे पूरी दुनिया और उनके वसाइल मद्दे मुकाबिल हों, फिर भी फतह कामरानी मुसलमानों की होगी और बातिल के मुकद्दर में शिकस्त, जलालत और रुसवाई के अलावा कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा आने वाली वीडियो में आपको दीगर किरदारों के बारे में बताया जाएगा, जैसा कि तुर्गत का किरदार इसमें शामिल है, जैसा कि दीगर बाकी किरदार शामिल हैं जो कि दिरलीस और तुगरल का साथ देते हैं और अपनी जान तक देने की भी परवाह नहीं करते। इसके साथ साथ आपको सुल्तान उस्मान यानी उस्मान अव्वल के बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो में आप इब्नुल अरबी के बारे में भी जान सकें कि वो कौन थे और किस तरह से वो अर्तुगरल गाजी की मदद किया करते थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।